हेलो, नमस्कार, आदाब। आदर्श क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श और आज आपके लिए लाए हैं शिक्षा नीति 2020। ऐसे इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी प्रावधान हैं जो हमारी शिक्षा नीति को पूर्णतः बदल देंगे या हमारी शिक्षा को पूर्णतः नीचे ले आएंगे। तो आज हम बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मैंने इनके मुख्य मुख्य पॉइंटों को बोर्ड पर लिख दिया है ताकि मुझे लिखने में टाइम नहीं लगे और आपको देखने में भी टाइम नहीं लगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शिक्षा। अब इसके थोड़े से इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात की जाए तो ये जो शिक्षा नीति है ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और ये जो शिक्षा नीति है ये आज़ाद भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आपके सामने उपस्थित है। 1992 में भी पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कुछ प्रावधान में संशोधन किए थे, पर वो एक लिमिट दायरे में था, पूर्ण शिक्षा नीति नहीं थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज़ाद भारत में केवल 3 शिक्षा नीतियाँ ही आई है। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रावधान की बात करें तो वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे HRD मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, जिसमें शिक्षा के अलावा अन्य सभी कई तरह के क्षेत्र आते हैं, उसका नाम बदलकर केवल शिक्षा मंत्रालय इस शिक्षा नीति में कर दिया गया है। दूसरे प्रावधान की बात करें तो वर्तमान में जो स्कूली शिक्षा है वो 12 साल तक बच्चे को 10+2 पढ़नी पड़ती है। 12 साल विद्यालय शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। इस पैटर्न को बदलाव करके 5+3+3+4 मतलब 15 साल की विद्यालय शिक्षा बच्चे को ग्रहण करनी पड़ेगी। अभी 5 क्या है तो 5 है पहली और दूसरी, इससे पूर्व 3 क्लासें प्री प्राइमरी स्तर पर उसको पढ़नी होगी। इस तरह ये 3, 4, 5 हो जाते हैं। तीसरी, चौथी और 5वीं ये 3 हो गए। 6, 7, 8 ये 3 हो गए और 9 से 12 ये 4 हो गए। इस तरह से पूरे 15 वर्ष विद्यालय शिक्षा ग्रहण करनी होगी। बात की जाए स्कूल में प्रवेश की तो सरकारी स्कूलों में वर्तमान में 5 साल पूर्ण करने के बाद मतलब 6 साल में बच्चे को प्रवेश दिया जाता है। वो प्रथम क्लास में 6 साल में आता है। वर्तमान में इस शिक्षा नीति में 3 वर्ष में उसको प्रवेश दे दिया जाएगा, क्योंकि वो प्री प्राइमरी विद्यालय से ही पढ़ना प्रारंभ कर देता है। प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहे, वो पूरे नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहे हम। अगली बात करें RT कानून 2010, ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए लाया गया था। मतलब 8वीं तक का जो बच्चा है वो निःशुल्क उच्च कोटि की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में भी ग्रहण कर सकता है। इस प्रावधान को व्यापक बनाते हुए 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए RT कानून में बदलाव किया गया है। इसका मतलब नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए RT कानून लागू किया जाएगा इस शिक्षा नीति में। अगले प्रावधान की बात करें तो कक्षा 5 तक अंग्रेजी में शिक्षा दे सकते हैं। वर्तमान में ज़्यादातर अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय जो हैं वो अंग्रेजी में ही शिक्षा देते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में 5वीं तक शिक्षा देने पर जोर दिया जाएगा। मतलब 100% मातृभाषा में ही दी जाएगी और संभव हो तो 8वीं तक उसे मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। अब मातृभाषा पे जोर क्यों दिया गया है कि जितने भी देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, चीन हो, रशिया हो, सभी ने अपनी मातृभाषा में ही तरक्की की है। इसलिए मातृभाषा पर पढ़ने पर जोर दिया जाए ताकि बच्चा जो घर में ग्रहण करता है और स्कूल में भी उसे कुछ अनजाना माहौल ना लगे, उसे अपनापन लगे। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा पर इस शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। अगली बात कर लें, वर्तमान में अंग्रेजी विषय या तो प्रथम विषय के रूप में या द्वितीय विषय के रूप में भारत में पढ़ाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है अंग्रेजी को। इस शिक्षा नीति में 3 भाषा फार्मूला तैयार किया गया है। अंग्रेजी की भी पढ़ाई आप करवा सकते हो, लेकिन 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से देश की होनी चाहिए। अब होता क्या था कि कुछ विद्यालय जर्मनी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और भारतीय भाषाएं केवल एक हुआ करती थी, मतलब उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जापानी पढ़ा रहे हैं, चीनी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं को इग्नोर किया जाता था। लेकिन इस शिक्षा नीति में ये बाउंड किया गया है कि आपको अनिवार्य रूप से 2 भारतीय भाषाएँ पढ़ानी ही होगी। अगली बात कर लें,
स्थानीय भाषा पर जोर नहीं था। ज़्यादातर विदेशी, अभी मैंने बताया, ज़्यादातर विदेशी भाषाओं पे जोर था कि हमें वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर रोज़गार मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अब वर्तमान में शिक्षा नीति पे संस्कृत के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और जैसी भाषाओं पर जोर दिया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर शोध जैसे काम हो, उन भाषाओं का डेवलपमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए इन पर ज़्यादा जोर देने का इस शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है। 10वीं और 12वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम वर्ष में एक बार होते हैं, और विशेषकर जो 10वीं का पैटर्न है वो बदलता रहता है। कभी ग्रेडिंग सिस्टम कर दी, कभी अंकों के आधार पर कर दिया, तो ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम साल में 2 बार लिए जाएंगे, और 2 बार जो एग्ज़ाम होंगे वो रटंत विद्या पर आधारित न होकर उसकी योग्यता और स्किल पर आधारित होंगे, और वो ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ किस्म के होंगे, ताकि उसे रटंत विद्या पर ज़्यादा डिप्रेशन बच्चे में नहीं आए, फ्रस्ट्रेशन नहीं आए। अब जो परीक्षा वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न है वो स्थानीय स्तर पर ही आधारित था। लोकल स्तर की परीक्षा होती तो स्थानीय स्तर पर पेपर तैयार किए जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य स्तर के बोर्ड। तो वर्तमान इसमें परीक्षा नीति है, उसमें बदलाव करते हुए परीक्षा के लिए एक स्वतंत्र एक एजेंसी तैयार की जाएगी, जिसे NTA नाम दिया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसका काम केवल परीक्षा के पेपर तैयार करना ही होगा और परीक्षा आयोजित करना होगा, और वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन। वोकेशनल कोर्स की, तो वोकेशनल कोर्स वर्तमान में 11वीं से प्रारंभ किए जाते हैं और बच्चा सब्जेक्ट के रूप में उन्हें ग्रहण करता है। नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स जो है वो 6ठी क्लास से ही प्रारंभ कर दिए जाएंगे, वो सब्जेक्ट के रूप में उन्हें ग्रहण कर सकता है, रोजगार परक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अब बात करें शिक्षा पर, वर्तमान में GDP का 4.43% खर्च किया जाता है। भविष्य में शिक्षा नीति के अनुसार GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अब बात कर ले ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन वर्तमान में 3 साल की होती है। बच्चा अगर पहला साल दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके दोनों साल व्यर्थ जाते हैं, जब तक वो डिग्री ग्रहण 3 साल की ग्रहण नहीं कर लेता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में उन सभी को, उनके प्रयासों को जोड़ा गया है। वैसे तो ग्रेजुएशन 4 साल का रखा गया है, लेकिन अगर वो प्रथम वर्ष में छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल में छोड़ देता है, 2 साल पूरा करने के बाद, तो उसे एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 3 साल तक पूरा कर लेता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी, और अगर वो 4 साल पूरे कर लेता है तो उसे डिग्री के साथ, शोध के साथ डिग्री प्रदान की जाती है। अब बात कर लेते हैं PG की या पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो वर्तमान में 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, 1 साल वो छोड़ देता है तो उसका व्यर्थ जाता है। इसी तरह यहाँ पर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन रखा गया है। अगर वो ग्रेजुएशन 4 साल की करता है, मतलब शोध के साथ डिग्री करता है, तो 1 साल ही PG के लिए देने होंगे, और अगर वो 3 साल वाली डिग्री करता है तो उसे 2 साल PG के लिए देने होंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती की या B.Ed की। तो B.Ed वर्तमान में 2 तरह के पाठ्यक्रम संचालित हैं, B.Ed 2 साल की और 4 साल की इंटीग्रेटेड, जिसमें BA B.Ed और BSc B.Ed या BCom B.Ed होती है। तो जो 2 साल वाली B.Ed है वो 2030 तक इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करने का प्रावधान है, और 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed की डिग्री है उसको पूर्ण रूप से लागू करने का सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। उसके बाद बात कर लें हम शिक्षक भर्ती की। तो शिक्षक भर्ती को IAS से भी, जैसे कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो IAS से भी कठिन करने का दिया गया है। वर्तमान में जो परीक्षा होती है वो लिखित परीक्षा पर ज़्यादा जोर होता है, और भविष्य में जो शिक्षक भर्तियाँ होगी उसमें लिखित, साक्षरता और प्रवीणता परीक्षा पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाएगा। वो सब्जेक्ट में कितना प्रोफिशिएंस है, कितना प्रवीण है, उस पर ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ प्रमोशन के लिए भी टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होंगे, टेस्ट होंगे। अगर वो उसी में पास करता है तभी उनके प्रमोशन होंगे, वरना प्रमोशन नहीं होंगे। एक कठिन। और दूसरी बात कर लेते हैं, वर्तमान में जो टेट का जो प्रावधान है वो कक्षा 8 तक के जो पढ़ाते हैं शिक्षक उनके लिए ही होता है, लेकिन भविष्य में इस शिक्षा नीति में 12वीं तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे उनको टेट अनिवार्य रूप से पास करनी होगी, तभी वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में
किया गया है। पीएचडी की बात की जाए तो पीएचडी की डिग्री वही ग्रहण कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन शोध के साथ पूर्ण किया हो। इसका मतलब 4 साल की जिसने ग्रेजुएशन डिग्री ली है वही पीएचडी कर सकता है। और एमफिल जो थी, एमफिल करनी पड़ती थी, वो एमफिल अब इस नई शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है। तो इस शिक्षा नीति में शोध के लिए विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा नीति में किए गए हैं तो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है HECI, मतलब उच्च शिक्षा आयोग। ये ऐसा शिक्षा आयोग होगा जो लोअर मेडिकल को छोड़कर सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा वाले क्षेत्रों को कवर करेगा, सभी इसी के अधीन होंगे। दूसरा प्रावधान, कोरोना काल को देखते हुए ई पाठ्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी फोरम को बनाया जा रहा है, ताकि इस तरह की अगर कोई समस्या भविष्य में आती है तो ई पाठ्यक्रम छात्रों तक पहुंचाया जा सके। फिर भारत में शोध की बहुत कमी है, बहुत दयनीय स्थिति है शोध को, उसको बढ़ावा देने के लिए NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है इसी शिक्षा नीति में। अगला प्रावधान, निजी शिक्षा संस्थाओं को बाउंड किया गया है। इसमें बाउंड किया जाएगा कि वो कम से कम 50% छात्रों को स्कॉलरशिप दे, और वो स्कॉलरशिप की राशि 25% से 100% की बीच की होगी, और वो अनिवार्य किया गया है। और बात कर लें कि इस शिक्षा नीति को कब तक लागू किया जाएगा, तो इस शिक्षा नीति को लगभग 2040 तक पूर्ण रूप से लागू करने का सरकार का विचार है। जल्दबाजी में वो नहीं है, क्योंकि ये संवर्धित सूची का विषय होने के कारण उसे राज्यों से भी बात करनी होगी, और तभी इस शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है। तो कुछ प्रावधान पूर्व में भी लागू हो जाएंगे, और पूर्ण जो प्रावधान होंगे वो 2040 तक पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे। धन्यवाद।